आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक्स है। ऑलरेडी जो हम क्लास 9th में, क्लास 8th में पढ़ चुके हैं उसी को बस रैप अप किया हुआ है। ठीक है, असली जो चैप्टर शुरू है ना वो इसके बाद से है, प्रोकार्योटिक सेल से। ठीक है, वहाँ से जो चैप्टर है असली 11th वाला वो शुरू होगा। ये बेसिक ही है। देखते हैं क्या है। जब हम बोल रहे हैं सेल के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसके बाहर वाली लेयर कौन सी है। ठीक है, तो देखो आउटरमोस्ट लेयर, पेंसिल, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल। ठीक है, ये रही हमारी आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सबको पता है जो एनिमल सेल होता है उसकी जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं हम। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होती है, सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। ठीक, जरा देखते हैं हम स्ट्रक्चर एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ये रहा हमारा क्या, एनिमल सेल और प्लांट्स, ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल। ठीक है, अब इसमें देखो ज़रा दूसरा कलर। इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, वो है सेल वॉल, है ना। आउटर मोस्ट सेल वॉल ही तो होती है हमारी, तो सेल वॉल ही है ऑब्वियसली। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। वैक्यूल देखो, इसमें प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है ना वो एक होती है और बहुत बड़ी होती है। एनिमल सेल में वैक्यूल कैसी होती है, छोटी छोटी होती है लेकिन खूब सारी होती है। ठीक है, प्लांट सेल में एक वैक्यूल होगी बहुत बड़ी होगी, एनिमल सेल में खूब सारी वैक्यूल्स होंगी लेकिन छोटी छोटी होंगी। ये देखो, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। इसमें देखो ज़रा कितनी सारी वो हैं सेल वैक्यूल्स हैं। एक वैक्यूल ये हो गई, एक ये हो गई, है ना, एक ये हो गई, एक ये हो गई, कितनी सारी वैक्यूल्स छोटी छोटी। इसमें आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, इसमें आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, ये रही। ठीक है, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है। एनिमल सेल में एक है सेंट्रोसोम, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। फिर क्या क्या है हमारा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें प्लांट सेल में भी होती हैं सेंट्रोसोम को छोड़ के। ठीक है, सेंट्रियोल भी उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम को। ज़रा देखो हमारा जो प्लांट सेल है इसमें राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सेल वॉल है। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है सेल वॉल है और उसके अंदर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पिगमेंट होता है, फूड बनाने के काम आता है। एनिमल सेल में नहीं होता है ये क्लोरोप्लास्ट, केवल और केवल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। ठीक है, फिर साइटोस्केलेटन, अमाइलोप्लास्ट, पेरिसोम, ये सारा अभी हम पढ़ेंगे आगे जब फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या है, ये हो गया एनिमल सेल। अब देखते हैं थोड़ा बहुत मोटा मोटा क्या क्या है हमारे सेल के अंदर। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल के अंदर वो होती है न्यूक्लियस। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल उसको हम बोलते हैं। सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होने हैं ना उसका कमांड कौन देगा, उसका कमांड देगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कमांड देता है कि ये करो वो करो, चलो अब यहाँ से चीज़ों को बाहर भेजो, अरे हमें इस चीज़ की ज़रूरत है सेल के अंदर, बाहर से लेकर आओ। ये सारी चीज़ें कौन कमांड करेगा, न्यूक्लियस करेगा। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके बाहर क्या हो, एक पतली सी लेयर हो, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। उस जो लेयर है ना, वो जो लेयर उसी को हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब हम सेल की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना जो एक सेल होता है उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में सॉरी, हाँ, तो एनिमल सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक लेयर ही तो है सेल के बाहर, है ना। तो तो जो न्यूक्लियस होता है उसके वो भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर उसके बाहर भी एक लेयर होती है। ठीक है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, जब हम न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे सब। ठीक है सॉरी, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच इन टर्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। जो हमारा न्यूक्लियस होता है
हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ऐसे कुचुड़ पुचुड़ करके क्रोमेटिड फाइबर्स पड़े होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स भरे होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, ठीक है, जो हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऑफ स्प्रिंग्स में, उनके बेबीज़ में पहुंचाता है, ठीक है। डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक। अब न्यूक्लियस के बेसिस पे ना दो तरह के हमारे सेल्स होते हैं, एक होता है यूकारियोटिक सेल और एक होता है प्रोकारियोटिक सेल, ठीक है। क्या होता है यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल, देखो हमारा सपोज ये है हमारा प्रोकारियोटिक सेल, ठीक है, और ये है हमारा यूकारियोटिक सेल। अब जो हमारा प्रोकारियोटिक सेल, यूकारियोटिक सेल में हम सबको पता है, हमारा जो सेल है ना यूकारियोटिक सेल होता है, यूकारियोटिक सेल में हम क्या करते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस बना देते हैं। हमको पता है जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक बाउंड्री है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो अभी पढ़ा ना हमने, न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, हाँ, तो बाहर एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, हम दूर से ही बता सकते हैं अरे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन प्रोकारियोटिक सेल में क्या होता है, इसके अंदर जो मटीरियल है ना उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मटीरियल, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मटीरियल बोलते हैं या न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। प्रोकारियोटिक सेल में ना ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर नहीं भरा पड़ा ये न्यूक्लिक मटेरियल, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड कैसे भरा है, ऐसे ना कहीं पर सेल के किसी एक हिस्से में बस ऐसे ऐसे बिखरा पड़ा है, ठीक है, ऐसे 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 करके बस बिखरा पड़ा है, ऐसे मेम्ब्रेन में नहीं है, किसी ऐसे गोले के अंदर नहीं भरा है, ऐसे बस रखा हुआ है किसी एक कोने में। और इसमें फिर क्या है, इसमें पड़ा हुआ है क्या, जेनेटिक मटीरियल, ऐसे करके जेनेटिक मटीरियल इसमें भरा हुआ है, क्रोमोसोम इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है प्रोकारियोटिक सेल और ये क्या होता है प्रोकारियोटिक सेल और ये क्या होता है यूकारियोटिक सेल। तो डिफरेंस क्या है प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल में, जो यूकारियोटिक सेल होता है हमारा ये वाला, इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस देख के बता सकते हैं हम कि अरे न्यूक्लियस है, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। लेकिन प्रोकारियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बस हम देख के, हम ध्यान से देखना पड़ेगा तब पता चलेगा अरे यहाँ पर है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। तो ये है क्या, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। अब ज़रा ये देखो डेफिनेशन इसकी, यूकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं, है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्रोकारियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होती, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकारियोटिक सेल्स में, राइट। अब देखो ज़रा फिर क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। हमारा जो सेल होता है, हमारा जो सेल है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बना दी हमने, ये बना दिया हमने इसका न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हमारा कुछ कुछ पूरे उसमें क्या कुछ भरा हुआ है, कुछ फ्लूइड जैसा भरा हुआ है, ये लिक्विड ही नहीं है और ना तो ये सॉलिड है, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे, जो कि ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है। कैसा है, ये जेली के जैसा है, ठीक है, जैसे जेली होती है, जेली लाइक सब्सटेंस पूरे उसमें ऐसे से भरा पड़ा है। और इस जेली लाइक सब्सटेंस में ही क्या है, हमारे यहाँ पर हमारा राइबोसोम्स हैं, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारी गोल्जी अपैरेटस है, इस तरह से है ना हमारा। और क्या क्या होता है, सेंट्रोसोम है, फिर हमारे वैक्यूल्स भरे हुए हैं ऐसे। तो सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो कहाँ पर है, वो साइटोप्लाज्म में एम्बीडेड हैं, धसे हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारा, अब देखो ज़रा साइटोप्लाज्म के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ अ, पेंसिल कहाँ से ली जाती है बार बार, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ना तो पूरी तरह सॉलिड ना तो पूरी तरह लिक्विड, इट इज़ जेली लाइक, ठीक है, सेमी फ्लूइड है वो, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। इट इज़ द मेन अरीना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहाँ हो रही हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही हो रही हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर हियर टू कीप द सेल अलाइव, सेल जिंदा रहे इसके लिए जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर होनी है, जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन सेल में होने, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एक मिनट, ये देखो
अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अरे ये क्या हो जाता है बार बार, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गोल्जी अपैरेटस तक कुछ पहुंचाना है तो साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा। ये गोल्जी अपैरेटस में से कुछ कुछ बन के निकला और इसको अब सेल के बाहर तक पहुंचाना है तो वो कहाँ से जाएगा, इधर से ही तो जाएगा, साइटोप्लाज्म में से ही तो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई, एटीपी बनाई, अब एटीपी को रिलीज भी तो करना है, यूज होगी ना एटीपी, जब बाहर निकलेगी तभी तो होगी, कहाँ जाएगी, साइटोप्लाज्म में जाएगी, तब जाके सेल से बाहर निकल पाएगी, है ना। या सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स है उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, एटीपी चाहिए, तो एटीपी साइटोप्लाज्म में से ही तो बह बह के जाएगी। तो जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जितना भी चीज़ सेल के अंदर हो रहा है वो उसके लिए जो मेन एरिया है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। फिर देखो ऑर्गेनेलीज आते हैं। अभी अभी हमने बोला कि सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेलीज है। ऑर्गेनेलीज हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है मेम्ब्रेन बाउंड और एक होती है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड वही जिसके चारों तरफ क्या हो, जिसके चारों तरफ क्या हो, एक लेयर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे हमारा न्यूक्लियस था उसके चारों तरफ क्या था, एक लेयर थी, है ना। यूकारियोटिक सेल में एक पतली सी मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं आधे से ज़्यादा मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम के बाहर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, माइक्रो बॉडीज़ के बाहर भी और वैक्यूल्स के बाहर भी क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ये केवल और केवल यूकारियोटिक सेल्स में ही मिलते हैं, प्रोकारियोटिक में नहीं मिलते। आई होप आपको प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो जो प्रोकारियोटिक सेल्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती, न्यूक्लियस भी तो मेम्ब्रेन बाउंड ही है ना, वो मिलता है हमें, प्रोकारियोटिक में नहीं मिलता। तो प्रोकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं मिलती हैं हमको, ठीक है। वो केवल और केवल किस में होती हैं, यूकारियोटिक सेल्स में होती हैं। ये देखो दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकारियोट्स। फिर राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड फाउंड इन बोथ प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से गोले गोले होते हैं, वो रेड रेड कलर का, हम जब ड्रॉ करते हैं उसको तो छोटे छोटे रेड रेड कलर का ड्रॉ करते हैं कॉपी में, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस साइट, प्रोटीन्स बनाते हैं वो हमारे सेल के अंदर राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो कहाँ होते हैं, वो प्रोकारियोटिक में भी होते हैं और वो यूकारियोटिक में भी होते हैं, वो सर्वत्र होते हैं, सब जगह होते हैं। तो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा एक्चुअली यहाँ पे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड फाउंड इन बोथ प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। राइबोसोम्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में तो हम बोल ही रहे, जो हमारी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो साइटोप्लाज्म में है, तो ऑब्वियसली राइबोसोम भी होगा। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तो होते हैं क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ हैं, साइटोप्लाज्म में ही है, एम्बीडेड है। लेकिन साइटोप्लाज्म के अलावा जो राइबोसोम्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका भी खुद का अपना पर्सनल राइबोसोम होते हैं, और वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास भी अपने खुद के पर्सनल राइबोसोम्स होते हैं जो उसके ऊपर ऊपर चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने खुद के क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। एनिमल सेल ऑल्सो हैज सेंट्रियोल दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। हमने अब जब स्ट्रक्चर देख रहे थे हम सेल का, हमने देखा एनिमल सेल में एक वो था, सेंट्रियोल था, ठीक है। क्या था, सेंट्रियोल था, कहाँ गया, हाँ ये रहा सेंट्रियोल, ठीक है। अरे पेंसिल कहाँ गायब हो जाती है बार बार, सेंट्रियोल ये रहा, ठीक है। ये सेंट्रोजोम लिखा है यहाँ पे, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम सेम ही चीज़ है। ये केवल और केवल किस में होती है, एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती। और ये किस काम आती है, जब सेल डिवाइड होता है ना उस टाइम पे काम आते हैं ये सेंट्रियोल, ठीक है। फिर देखे ज़रा हमारा कहाँ है और क्या है, हाँ तो ऑर्गेनेलीज हो गई। अब जो सेल होता है उसका साइज़ कैसा होता है और उसका शेप कैसा होता है, ज़रा ये देखते हैं हम अब, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये रहा माइकोप्लाज्मा, क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 μm इसकी लेंथ होती है। बैक्टीरिया जो होता है ना हमारा
3 to 5 म्यू मीटर होती है उसकी लेंथ। म्यू मीटर इसको ना ऐसे बनाते हैं, ऐसे एम और म्यू मीटर, ठीक है। एम नहीं मतलब एम जैसा दिखता है वो म्यू मीटर। फिर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का एग, जो अंडा है ऑस्ट्रिच का एग वो क्या है, वो एक सेल है, ठीक है। और वो सबसे बड़ा आइसोलेटेड यानी अलग जो निकल गया है बॉडी से, आइसोलेटेड सेल है सबसे बड़ा दुनिया का, कौन सा, ऑस्ट्रिच का एग। ये तो हो गई यूनिसेलुलर की, ठीक है, एक सिंगल सेल की बात हो गई। अब आते हैं जरा मल्टी सेलुलर में, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हमारा जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी, हमारा रेड ब्लड सेल, उसका डायमीटर कितना होता है, 7.0 म्यू मीटर होता है। और हमारी बॉडी में जो सबसे लंबा सेल है वो कौन सा है, वो है नर्व सेल, ठीक है। फिर हमारे इसके शेप्स देखो, जो शेप होता है ना डिस्क के जैसा हो सकता है, ठीक है। डिस्क कैसी होती है हमारी, ऐसा गोल गोल डिस्क के शेप का हो सकता है, डिस्क लाइक। कॉल्यूमिनर ऐसे कॉलम के जैसा, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूबॉइड हमको पता ही है। थ्रेड के जैसा ऐसे धागे धागे रेशे रेशे टाइप्स होते हैं सेल। इर्रेगुलर, जिसका कोई शेप ही ना हो, ऐसा भी सेल होता है दुनिया में। जैसे अमीबा, अमीबा कोई शेप होता है, नहीं होता, कैसा भी मर्जी शेप ले लेता है अमीबा, तो इर्रेगुलर शेप का भी हो सकता है, यानी जिसका कोई शेप ही नहीं है। शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ फंक्शंस दे परफॉर्म। सेल का शेप कैसा होता है, जैसा जैसा उसका फंक्शन है ना वैसा वैसा सेल का शेप होता है, ठीक है। अलग अलग फंक्शन करने वाले सेल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। अब ज़रा ये देखो डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है ये वाला, ठीक है। ये है हमारे क्या, रेड ब्लड सेल्स कैसे है, ये है हमारे रेड ब्लड सेल्स कैसे हैं, ये राउंड और बाइकॉनकेव, ठीक है। फिर हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं अमीबॉइड, अमीबॉइड यानी अमीबा के जैसे कोई शेप ही नहीं होता इनका, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हमारे। फिर हमारे कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो हमारे लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और नैरो होते हैं। नर्व सेल कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, लॉन्ग ब्रांचेस, यानी कि देखो इसके ब्रांचेस निकल रहे हैं, खूब सारी ब्रांचेस होती है और लंबा सा होता है ना नर्व सेल। फिर हमारी ट्रैकीड होती है एलोंगेटेड यानी लंबी इस तरह से। फिर हमारे मीजोफिल सेल्स हैं कैसे हैं, राउंड और ओवल हैं। और ये क्या हो गया हमारा ख़त्म, क्या पढ़ रहे थे हम ये ओवरव्यू ऑफ द सेल, ठीक है। ये ख़त्म। अब हम कल से पढ़ेंगे प्रोकार्योटिक सेल।